नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के सीरीज को हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में जो हम लोग हैं वो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आने वाले वंश शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और उनके समय जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, देखे थे। उनके बाद उस क्लास के बाद जो है उन पे आधारित MCQ का भी वीडियो अपलोड किए हैं। उसमें वही क्वेश्चन को हम उसमें कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो वो वीडियो भी हम आशा करते हैं कि उस वीडियो को भी आप देखिएगा, ठीक है ना। तो लेक्चर साथ में MCQ दोनों देखिए, टॉपिक और MCQ दोनों देखिए, ताकि टॉपिक में जो एक दो पॉइंट छूट जाता है उसे हम MCQ में कवर कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये लेते हैं, ठीक। तो इसीलिए बोले तो पहले टॉपिक देखिए, उसके बाद जस्ट जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो MCQ करेंगे, तो MCQ भी आप लोग देखिएगा। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में देखेंगे हम गुप्त साम्राज्य। क्या देखेंगे? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप पढ़े थे कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था। मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने क्षेत्र को काफ़ी विस्तार किया था शक्ति के बल पे, ठीक है ना। और वही चीज़ वो साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे विदेशी आक्रमण के कारण और छोटे छोटे प्रांतों के खुद को स्वतंत्र साबित करने के लिए क्या हुआ, वो साम्राज्य जो है अब क्या हुआ, वो अलग अलग विभक्त हो गया था। उन्हीं साम्राज्य को पुनः एकाग्र करने का जो काम किया, ठीक ना, वो कौन किया? तो गुप्त साम्राज्य में हुआ। गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश के शासकों के द्वारा किया गया। तो आज का लेक्चर गुप्त साम्राज्य का जो भी इसके अंतर्गत जो भी शासक आए, ठीक है, जैसे बात करेंगे हम श्रीगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक। तो पहला देखिए, यदि हम बात करें कि गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है, इनका जानकारी का स्रोत क्या है, हमको कहाँ से मालूम हुआ, किस चीज़ से जानकारी हमको प्राप्त हुआ कि गुप्त साम्राज्य का सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, उस समय किस तरह का कला था, ठीक है ना। साथ ही इनके समय, इस काल के समय जो रचनाएं हुई उसके बारे में, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे। तो इनका एक स्रोत है, ठीक है ना। तो स्रोत हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से गुप्त साम्राज्य का जानकारी प्राप्त होता है। तो इसी हम क्या बताएं कि गुप्त साम्राज्य का यदि इतिहास आपको जानना है तो उनके स्रोत को जानना होगा। तो उसी स्रोत में यदि हम बात करें, पहला स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब कि जैसे पुराण का रचना हुआ, जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं जो है जैसे मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, ठीक ना। तो ये रचनाएं जो कालिदास का है, कालिदास की रचनाएं जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा कालिदास रचना से। कालिदास की रचना को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो बस ये हमको ये जानना है कि गुप्त साम्राज्य का इतिहास के जानने के लिए साहित्यिक स्रोत का भी हम उपयोग करते हैं। जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण कालिदास की रचना है। साथ ही बोधगरण जैसे आर मंजूश्री, मूलकल्पम, ठीक ना, ऐसे रचनाएँ हैं। इन रचना से भी क्या होता है, गुप्त साम्राज्य का जानकारी प्राप्त होता है। हम जब बात करें लेख के बारे में, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, इन अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति लेख में जो है गुप्त साम्राज्य के सभी शासकों का नाम उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है ना। साथ ही एरन अभिलेख में जो है गुप्त साम्राज्य के ही शासक थे भानुगुप्त, उसके बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का भी जानकारी हमें प्राप्त होता है। ये बात की, तो ये लेख से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होता है। हम बात करें हम यात्रा विवरण, मतलब उसके कार्यकाल में, मतलब गुप्त साम्राज्य के जो शासक के कार्यकाल में जो विदेशी
लेखक आए थे, विदेशी इतिहासकार आए थे, उन्होंने उस समय उसके दरबार में रहा और दरबार में वो जो है वहाँ के गतिविधि को देखा, सामाजिक जीवन को देखा, आर्थिक जीवन को देखा और उन्हें अपने यात्रा वृत्तांत में जो है उसे बताया गया है, ठीक ना। तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि फाहियान हो गया, वैनसांग, अलबरूनी, ये जब भारत आया गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में तो देखा, ठीक ना, और उनकी जो गतिविधियाँ था उसे अपने वृत्तांत में लिखा। तो इनके स्रोत से भी हम इनकी जो रचनाएं हैं इनसे भी हम गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करें मुद्रा, शासक जो भी हुए तो अपने कार्यकाल में मुद्रा जो है वो मुद्रा जो बनाए, जैसे मान सिक्के बनाया, ठीक ना। तो सिक्के बनाने का क्या उसका उद्देश्य था, तो सिक्के पर उस शासक की कार्यकाल, नाम, कार्यकाल, उपलब्धियाँ, ठीक ना, इनके बारे में जो है मुद्रा पर उत्कीर्ण होता था, ठीक ना। सिक्के भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो ये चार देखिए हम स्रोत, ये चार स्रोत से जो है उस साम्राज्य के इतिहास को हम जानते हैं। अब हम बात करें कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन कहता है, तो गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश की स्थापना, ठीक ना, संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा के बारे में कहा, कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये क्या थे, ब्राह्मण थे, कुछ का कहना है कि वैश्य थे, ठीक ना। तो इसमें भी क्या है, मतभेद है। अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि श्रीगुप्त जो थे वो वैश्य जाति के थे, ठीक ना। श्रीगुप्त एग्जाम दृष्टिकोण से का महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इसकी कुछ खास उपलब्धियां इतिहास में पढ़ा नहीं जाता है, ठीक ना, उसमें लिखा नहीं गया है, ठीक ना। तो ये बस इतना जाना, ये संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, ठीक ना। श्रीगुप्त का जो बेटा था, पुत्र था, वो अगर क्या नाम था, घटोत्कच। इनका एक मात्र पॉइंट है कि घटोत्कच जो थे वो पहली बार, ठीक ना, पहली बार महाराजा की उपाधि से अपने आप को गौरवान्वित किया था, ठीक है ना, कौन, घटोत्कच। इसके बाद जो अगले शासक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये जब शासक बना तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसको साथ ही वैवाहिक नीति से, ठीक ना, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित कर भी अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, ठीक है ना। तो कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। जब ये 319 ईस्वी में राजा बनता है, ठीक, जब इसका राज्याभिषेक होता है तो इसी समय से जो है अपना एक नया कैलेंडर जारी किया, जिसे 3 संवत पर है, विक्रम संवत, शक संवत, ठीक है। अपनी विवाह जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, राजकुमारी क्या नाम था, कुमार देवी। कुमार देवी से जो है इन्होंने विवाह किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसका कौन हुए, समुद्रगुप्त। कौन हुए, समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो कुमार देवी का पुत्र था, ठीक है ना। तो कुमार देवी कहाँ की थी, तो लिच्छवी की, ठीक ना। तो लिच्छवी दोहित्र मतलब होता है नाती, मतलब कि लिच्छवी की नाती को वो अपने आप को कहता था कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। तो लिच्छवी दोहित्र। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक और विस्तारवादी थे। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता और अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, स्थापना किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। किसको, समुद्रगुप्त को। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बार एग्जाम में आता है BBI कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कौन कहा था, विसेंट स्मिथ ने किया था। इनके दरबारी कवि थे कौन,
हरिसेन, हरिसेन दरबारी कवि थे। और हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किया गया, इसका निर्माण किया गया था, मतलब इस पर उत्कीर्ण किया गया था। इनके जो मतलब उपलब्धियाँ था उसको लिखा गया। लेकिन याद रखिएगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है राजा अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। और ये था कहाँ? कौशाम्बी में। कहाँ था? कौशाम्बी में, ठीक ना। जब शासक अकबर बना, ठीक ना, तो इस अभिलेख को जो है कौशाम्बी से कहाँ ले आए? इलाहाबाद ले आए। इलाहाबाद, जिसे वर्तमान क्या बोलते हैं? प्रयागराज मतलब प्रयाग प्रशस्ति। तो इलाहाबाद का प्रशस्ति का अलग एक अन्य नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक ना। और इसमें इस अभिलेख में जो है जहांगीर और बीरबल का भी जानकारी मिलता है। किस? इलाहाबाद प्रशस्ति से। तो ये चीज़ हम लोग देखें। समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। और इसका क्या स्रोत है? तो सिक्के पर बिना हाथ में लिए हुए एक चित्र का उत्कीर्ण किया गया है, जिसे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त क्या थे? वो संगीत प्रेमी थे, ठीक है ना। और वो वीणा बजाया करते थे, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को जो है कविराज की संज्ञा भी दिया गया है। किसका? कविराज की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है मालवा और गुजरात के शासकों को हराया, ठीक ना। और एक उपाधि क्या? विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण किया, विक्रमादित्य का उपाधि, ठीक ना। और इसे शक विजेता भागवत के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ये एक प्रथम शासक थे, ठीक है ना, जिन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा महरौली लोह स्तंभ का निर्माण किया गया था। किसका? महरौली लोह स्तंभ, जो कहाँ पे है? कुतुब मीनार में है, कुतुब मीनार के निकट स्थित है। और ये महरौली लोह स्तंभ इतना पुराना, मतलब 16 साल से अधिक वर्षों पुराना है, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा। और ये महरौली स्तंभ पर जो है एक राजा थे, चंद्र के बारे में बताया गया। चंद्र के बारे में बताया किस? महरौली लोह स्तंभ पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें किसके? तो आगे जो हम बात करें, ठीक ना, कि इसके कार्यकाल। तो इसके कार्यकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फायान आए। कौन है? फायान आए थे। और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इसके राजनीतिक जीवन, ठीक ना, इसके उपलब्धियों को अपने वृत्तांत में भी बताया है, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। और जिसमें से कालिदास कहते काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये संस्कृत का विद्वान थे, ठीक ना। साथ में वराहमिहिर जो खगोल शास्त्री थे, घटकफर, शंकु, धन्वंतरी, वडरुचि, बेताल भट्ट, छपनक, अमर सिंह के 9 क्या थे? विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे, जो इनके दरबार की शोभा को बढ़ाया करते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक कौन बना? कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त से ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट याद रखिए गए। कुमारगुप्त जो है वो नालंदा, किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। साथ में कुमारगुप्त के ही समय हुनों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? हुनों का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। हुनों का आक्रमण हुआ था। तो कुमारगुप्त का पुत्र कौन था? अस्कंदगुप्त, ठीक है ना। अस्कंदगुप्त को कुमारगुप्त ने हुनों से
युद्ध करने के लिए भेजा और स्कंदगुप्त जो है हुनों को मार भगाया था, मतलब हुनों का हार हुआ था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया और इसके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। इसका शासक कौन बना? स्कंदगुप्त। क्या? तो स्कंदगुप्त जो है हुनों को पराजित किया था, हुनों को पराजित किया था। साथ ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण जो है, सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इस झील से जो है नहरें निकालने का काम, नहरें निकालने का काम कौन किया था? नहर कौन निकाला? तो नहर निकाला था अशोक के द्वारा नहर निकाला गया। ठीक है ना? इसके बाद रुद्रदामन जो कहते हैं शासक, तो रुद्रदामन के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। जीर्णोद्धार मतलब इसे पुनः रिपेयर किया गया था। ठीक है, रुद्रदामन के द्वारा। और अभी क्या पढ़ रहे हैं? तो स्कंदगुप्त के द्वारा इसे पुनरुद्धार किया गया। ठीक है, 4 पॉइंट देखिए, तुम 4 पॉइंट देखिए। ठीक है, निर्माण कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। नहरें को निकाला अशोक। रिपेयर कौन किया था? रुद्रदामन। और पुनः रिपेयर कौन किया? तो वो स्कंदगुप्त। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सुदर्शन झील। ठीक ना, जो कहाँ पे है? गुजरात के गिरनार में स्थित है। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद कई शासक आए, लेकिन वो काफ़ी कहते वो मतलब कि पट्टापी शासक नहीं हुए। ठीक है ना, इनके समय में जो है ये साम्राज्य जो धीरे धीरे विघटित होने लगा। और सबसे बात करें 2 पॉइंट का, तो भानुगुप्त और विष्णुगुप्त ये शासक हुए गुप्त साम्राज्य का, जिसका 2 पॉइंट याद रखिएगा कि भानुगुप्त की जानकारी जो है वो एरन अभिलेख से, किसका? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और एरन अभिलेख में ही सती प्रथा की का भी जानकारी मिलता है। किससे? एरन अभिलेख से। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सती प्रथा का जानकारी कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। ठीक है ना? साथ में हम बात करें विष्णुगुप्त का, तो विष्णुगुप्त जो है थे वो गुप्त वंश के अंतिम शासक हुए। कब? 550 फुट में। ठीक है ना, यहाँ तक हम देखें। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम जो भी शासक हुए उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए, उनकी उपलब्धियों का अध्ययन किए। इनके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो उस क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के ठीक है ना, गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, ठीक है ना, उसके कला के बारे में, साथ में कालिदास द्वारा रचित जो पुस्तक थी उनके बारे में हम लोग साथ ही इनके मतलब कि चंद्रगुप्त या गुप्त साम्राज्य के शासन कार्यकाल में जो भी लेखक थे उनके द्वारा जो रचित पुस्तक थे, ठीक है ना, उसके जो रचनाएं थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें, क्योंकि रचनाएं से भी एक क्वेश्चन जुड़ा आता है। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप टॉपिक तो देखते हैं, ठीक है ना। टॉपिक देखने के बाद जस्ट जो है आप उस टॉपिक का मेरे ही चैनल पे जो है उसका MCQ का वीडियो भी अपलोड करते हैं। ठीक है ना, तो टॉपिक पढ़िए, ठीक है ना, एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है आप उस टॉपिक को उसका टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, देखिए अब कितना सॉल्व होता है। तो दोनों देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, दोनों देखिए। ठीक है ना, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।